नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 22 जुलाई 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन वीडियो है। ये काफ़ी सारे न्यूज़ हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा आज लंबा होगा, तो अंत तक देखिएगा वीडियो को। वीडियो के अंत में एक बिहार स्पेशल का भी करंट मैं ऐड कर देता हूँ। और एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू मुख्य रूप से होता है एनालिसिस करना। फैक्ट्स के लिए मैं शाम को आपको करंट एमसीक्यू का एक वीडियो शेयर कर देता हूं जो दूसरे सर करवाते हैं। उसमें फैक्ट्स बहुत सारे रहते हैं, तो वो भी आप किया कीजिए। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है कि वजू खाने व शिवलिंग क्षेत्र को छोड़ ज्ञानवापी परिसर की वैज्ञानिक जांच का आदेश दिया है। ज्ञानवापी विवाद क्या है? देखिए दरअसल में इस तरह के सवाल तो एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन बीपीएससी का जो पिछले बार रवैया था 68 बीपीएससी को लेकर, उसमें उन्होंने किसी भी क्षेत्र को नहीं छोड़ा, सभी जगह से सवाल उठाने की कोशिश की थी। इसलिए ये मेरा थोड़ा सा बनता है कि मैं आपको ज्ञानव्यापी विवाद आखिर में है क्या, इसके बारे में डिटेल बता दूं। यहाँ से अगर सवाल पूछेगा तो आपका सवाल छूटना नहीं चाहिए, मुख्य रूप से उद्देश्य वही है। ओके, तो देख लेते हैं ज्ञानवापी परिसर विवाद क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि यह प्रचलित मान्यता है कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण 1669 में मुगल शासक औरंगजेब ने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर करवाया था। उल्लेखनीय कि साकिब खां की पुस्तक यासीर आलमगीरी, इसको ध्यान में रखेंगे, इस बुक का बहुत ज़्यादा रेफरेंस दिया जा रहा है ज्ञानवापी विवाद को लेकर। कौन सा? यासीर आलमगीरी में इस बात का उल्लेख भी है कि औरंगजेब ने 1669 में गवर्नर अबुल हसन को हुक्म देकर मंदिर को तुड़वा दिया था। आपको ये पता होगा कि औरंगजेब ने एक अलग से विभाग की स्थापना की थी, जिस विभाग का क्या काम था? उस विभाग का काम ही था कि मंदिरों को तोड़ना। ये सच है, ये मैं कोई सांप्रदायिकता के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास है हमारा, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। किसी का शासक का लक्ष्य यही हो कि सारे मस्जिद तोड़ दो, किसी शासक का यही लक्ष्य हो कि सारे मंदिर तोड़ो, तो वो कोई आइडियल शासक हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा औरंगजेब का लक्ष्य था, तो उसने बहुत सारे मंदिर तुड़वाए। उसी में से विश्वनाथ मंदिर भी है, मथुरा का केशव जो राय मंदिर है वो भी है उसमें शामिल। वहाँ पर भी जाएंगे आप तो आपको भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के ठीक ऊपर आपको मस्जिद का टॉम्ब दिखेगा बना हुआ। ओके, तो उसी दौरान इस मस्जिद को भी तोड़ दिया गया था, मंदिर को तोड़ दिया गया था। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला 1991 अदालत में है, जब काशी विश्वनाथ मंदिर के पुरोहितों के वंशज पंडित सोमनाथ व्यास समेत 3 लोगों ने बनारस के सिविल जज की अदालत में मुकदमा दायर कर दावा किया था कि औरंगजेब ने भगवान विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर उस पर मस्जिद बनवा दी, इसलिए यह ज़मीन उन्हें वापस लौटाई जाए। और नया विवाद कब शुरू हुआ? जब ज्ञानवापी मस्जिद के वजू खाना का जो इलाका है, वजू खाना होता है मस्जिद में एक जगह जहाँ पर मुस्लिम लोग नमाज पढ़ने से पहले बैठकर हाथ को धोते हैं और पैर को धोते हैं पानों से, उसको वजू बनाना कहते हैं। तो उसी वजू खाने में एक जगह दिखा शिवलिंग के आकार का एक चीज़ दिखा, उसके बाद ही पिछले साल विवाद शुरू हो गया था। ओके, वहीं 18 अगस्त 2021 को बनारस की ही अदालतें 5 महिलाओं ने भी माँ श्रृंगार गौरी के मंदिर में पूजा अर्चना की मांग को लेकर एक याचिका दायर की थी, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने श्रृंगार गौरी मंदिर के मौजूद स्थिति को जानने के लिए कमीशन का भी गठन किया था। इसी संदर्भ में कोर्ट द्वारा श्रृंगार गौरी की मूर्ति और ज्ञानवापी परिसर में वीडियोग्राफी कराकर सर्वे कराने का रिपोर्ट देने को कहा था, जिसको लेकर हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि मुस्लिम पक्ष द्वारा सर्वे के लिए नियुक्त किए गए कोर्ट कमिश्नर की निष्पक्षता पर सवाल किए गए थे। मुख्य रूप से आपके लिए कौन सा फैक्ट था? एक तो यासीर आलमगीरी पुस्तक है साकिब खां की, इसको जानना है आपको, और उस पुस्तक में दावा किया गया कि औरंगजेब ने इस मंदिर को तुड़वा दिया था। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना है कि 1991 के धर्मस्थल कानून के तहत इस विवाद पर कोई फैसला नहीं दिया जा सकता है। गौरतलब है कि उपासना स्थल अधिनियम मैंने आपको पढ़ाया था, जिसके तहत है कि जो मस्जिद है वो मस्जिद रहेगा, जो मंदिर है वो मंदिर रहेगा, उसके मूल स्वरूप का बदला नहीं जा सकता। इसमें कुछ अपवाद जोड़े गए थे, जिसमें राम जन्मभूमि विवाद का अपवाद जोड़ा गया था, क्योंकि वो उस समय कोर्ट में चल रहा था, इसलिए अधिनियम जब बनाया गया तो उसको इस अपवाद स्वरूप में बाहर रख दिया गया इस अधिनियम से। ये तो पता ही होगा। यहाँ तक कि उसके खंड को एक अलग धार्मिक संप्रदाय का अलग वर्ग की पूजा स्थल परिवर्तित करने को प्रतिबंधित किया गया है उपासना स्थल अधिनियम 1991 में। ये अधिनियम मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, इस अधिनियम की धारा 4(2) में कहा गया है कि पूजा स्थल की प्रकृति को परिवर्तित करने संबंधित सभी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाइयाँ 15 अगस्त 1947 लंबित थी, इस अधिनियम के लागू होने के बाद समाप्त हो जाएंगी। ऐसे मामलों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, ये उपासना स्थल अधिनियम कहता है। बनारस में अगर आप जाएंगे, विश्वनाथ मंदिर के कैंपस के ठीक बगल में मस्जिद बना हुआ है।
ओके, ज्ञानवापी मस्जिद विवाद उसी को लेकर है, क्योंकि ये बोला गया है कि विश्वनाथ का जो वर्तमान मंदिर है वो मंदिर तो वहाँ पर था ही नहीं। जो उनका मुख्य मंदिर था, ऐसा दावा किया जाता है एक पक्ष के द्वारा कि जो उनका मुख्य मंदिर था उसी को तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। ये दावे किए जाते हैं। दावे की पुष्टि करने के लिए कुछ बुकों का भी उदाहरण दिया जाता है, जिसमें मैंने ऊपर आपको एक बुक का नाम बताया है। ओके, हालांकि यदि पूजा स्थल के प्रकृति बदलाव 1547 अधिनियम के लागू होने के बाद की कट ऑफ तारीख के बाद हुआ हो तो उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई की शुरू की जा सकती है। अयोध्या के विवादित स्थल राम जन्मभूमि को इस अधिनियम से छूट दी गई थी। तो बाबरी मस्जिद का विवाद तो पता ही होगा। ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद भी यही है कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको क्लेम किया जाता है बनारस के जो पंडित हैं उनके उनके घराने के द्वारा कि ये मंदिर जो है, ये मस्जिद जो है वो मंदिर को तोड़कर बनाया गया था। अब हम इस जगह को रिक्लेम करते हैं और ये जगह हमें वापस मिलनी चाहिए। पिछले साल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसमें एक शिवलिंग की आकृति की जैसी दिख गई थी, तो उसको लेकर भी था कि ओरिजिनल विश्वनाथ का शिवलिंग वही है और नंदी जो है विश्वनाथ कैंपस में वो भी उस तरफ मुंह करके बैठा हुआ है, ज्ञानवापी मस्जिद के मुंह की तरफ करके बैठा हुआ है। तो इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो रहा है। तो ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में इस बुक का नाम जरूर ध्यान रखिएगा और कुछ रखिए न रखिए। ये जो बुक मैंने आपको यासिर आलमगीरी बताया है, इस संबंधी और भी कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको करवा दूंगा। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो दो टॉपिक है। एक है आपका भारत और श्रीलंका के बीच फिर से बन सकता है संबंधों का सेतु। देखिए, श्रीलंका के प्रधानमंत्री जी जो हैं रानिल विक्रमसिंघे, वो आए हैं भारत, राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के। और मैंने आपको बताया था कि इस बार संबंधों को अच्छा करने की कोशिश की जा रही है। श्रीलंका कोशिश कर रहा है कि चीन के दबाव से बाहर निकलकर भारत से स्वतंत्र रिलेशन बनाने की कोशिश किया जाए। और इसी दौरान उन्होंने बात की है कि भारत से स्थल मार्ग का निर्माण होना चाहिए श्रीलंका के लिए, है ना। भारत से श्रीलंका तक में स्थल मार्ग का निर्माण होना चाहिए। तो भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है और बोला है कि हम इसकी संभावनाओं को पता लगाने के लिए जल्द ही कमेटी वगैरह का गठन करेंगे और आपको आने वाले समय में भारत और श्रीलंका के बीच में स्थल मार्ग निर्माण संबंधी न्यूज़ मिल सकते हैं। तो इस संबंध में अभी आए ही हुए हैं, कल तक परसों तक और भी चीज़ें इसमें से क्लियर हो जाएगा। तो भारत श्रीलंका संबंध मैंने एक बार आपको करवाया है, बाकी आपको एक बार और मैं करवा दूंगा। मुख्य न्यूज़ था आज मेरे लिए इसमें कि विपक्ष की मांग है कि नियम 267 के तहत चर्चा हो और सरकार का नियम है कि 176 के तहत चर्चा किया जाए। देखिए, मणिपुर में आपको पता ही है कि इस तरह की घटनाएं हुई हैं, विभत्स घटनाएं हुई हैं मणिपुर में, तो उसी को लेकर चर्चा की मांग की जा रही है विपक्ष और पक्ष के द्वारा। तो विपक्ष मांग कर रहा है कि संसद का नियम 267 के तहत चर्चा किया जाए और सरकार कह रही है कि नियम 176 के तहत चर्चा करेंगे हम। अब आपके मन में आया होगा कि ये भाई नियम क्या है। सामान्य तौर पर एग्जामिनेशन में संसद के नियम वगैरह से सवाल नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कोई नियम बहुत ही ज़्यादा चर्चा में हो तो वो उसको उठाकर यूपीएससी भी पूछ लेती है और पीसीएस में भी पूछा जाता है। इसलिए नियम 267, नियम 176 क्या है और क्यों सरकार बोल रही है 176 और विपक्ष बोल रहा है 267, इसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के फॉर्मेट को लेकर गुरुवार को सरकार और विपक्ष के बीच में ठन गई। इसके कारण संसद के मानसून सत्र का पहला दिन बाधित हुआ। मणिपुर में इतनी बड़ी हैवानियत हुई है, उस पर चर्चा करने को लेकर भी पक्ष और विपक्ष होता है क्या? सरकार को तो खुद रखना चाहिए था कि भाई हम खुद ही चर्चा करने को तैयार है, आप चर्चा कीजिए। अब वो नियम खेल रहे हैं। इनके लिए सिर्फ और सिर्फ इनकी राजनीति मायने रखती है, इनको चुनाव जीतने से मतलब होता है और बाकी देश की भलाई जनता कहीं भी जाए इनको खास तौर से कोई मतलब होता नहीं है। इतनी हैवानियत वाली चीज़ों में क्या नियम बाध ही आना चाहिए था चर्चा करने में? एक बार सोचिएगा, पक्ष विपक्ष से उठ के सोचिएगा कि ऐसी घटनाएं अगर आपके आस पड़ोस में हुई रहती तो क्या किस तरह का वातावरण रहता, किस तरह का माहौल रहता। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसके कारण संसद के मानसून सत्र का पहला दिन बाधित रहा। इस दौरान रूल 176, रूल 267 का जिक्र आया है। एक तरफ सरकार जहां छोटी अवधि के चर्चा के लिए सहमति हुई है, एक अंदाजा तो आपको लगा होगा, बाकी और भी डिटेल मैं बताऊंगा आपको। वहीं विपक्ष ने जोर देकर कहा कि प्रधानमंत्री नियम 267 के तहत सभी मुद्दों को निलंबित कर चर्चा के बाद स्वतः संज्ञान लें। मंगलवार को आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा वगैरह ने अनुरोध कर कहा कि सरकार का विफलता है मणिपुर वगैरह में और 21 जुलाई 2023 के दिन वह नियम 267 के तहत नोटिस दे। देखिए अब नियम 267 और नियम 176 में समझा देता हूँ। रूल 267 राज्यसभा सदस्य को सभापति की मंजूरी से संसद के पूर्व निर्धारित एजेंडे को निलंबित करने की विशेष शक्ति देता है। संसद का एजेंडा पहले से निर्धारित है, उन सभी एजेंडे को निलंबित किया जाए और इस विषय पर गंभीर रूप से चर्चा होनी चाहिए। देश में तो अभी इस विषय से बड़ा मुद्दा तो कोई होना ही नहीं चाहिए था।
वो तो हमारी मीडिया बकवास से बिकी हुई है, चटुकारता वाली है, इसलिए वो पाकिस्तानी जासूस और पता नहीं क्या क्या कर रही है, खेल रही है। वरना तो सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए था। नियम 267 क्या कहता है कि पूर्व से निर्धारित संसद के जितने भी एजेंडे हैं उन सभी को निरस्त करके इसी पर चर्चा किया जाए। संसद में एक सदस्य के पास मुद्दों को उठाने और सरकार जवाब मांगने के कई तरीके होते हैं। प्रश्नकाल के दौरान संसद किसी भी मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं सांसद। इसके तहत संबंधित मंत्री को मौखिक व लिखित उत्तर देना होता है। कोई भी संसद शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठा सकता है। हर दिन 15 सांसदों को शून्यकाल में अपने पसंद के मुद्दे को उठाने की इजाज़त होती है। कोई सांसद इसे विशेष उल्लेख के दौरान भी उठा सकता है। अध्यक्ष प्रतिदिन 7 विशेष उल्लेखों की अनुमति दे सकता है। संसद राष्ट्रपति के भाषण पर बहस जैसी अन्य चर्चाओं के दौरान इस मुद्दों को सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास कर सकते हैं। नियम 267 के तहत कोई भी चर्चा संसद में इसलिए बहुत महत्व रखती है क्योंकि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर चर्चा के लिए अन्य सभी कामों को रोक दिया जाता है। 267 पर जब चर्चा शुरू होगा रूल 267 के तहत, तो सारे काम को रोककर सिर्फ एक विषय पर चर्चा होनी चाहिए और सभी लोग उस पर अपना अपना मंतव्य रखेंगे। प्रश्नकाल में प्रतिदिन 15 सांसदों को शून्यकाल में अपनी पसंद का मुद्दा उठाने का मौका भी दिया जाता है कि 15 सांसद हैं जो प्रश्नकाल शून्यकाल में अपनी पसंद के मुद्दे उठा सकते हैं। ये कौन सा था? रूल 267 है, संसद को चलाने का रूल 267 है ये। ओके, अगला है आपका रूल 176। अगर किसी उससे पहले ये देखिए, अगर किसी मुद्दे को नियम 267 के तहत स्वीकार किया जाता है तो यह दर्शाता है कि आज का सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दा कौन सा होगा, तो मणिपुर का मुद्दा होगा। उससे बड़ा मुद्दा तो अभी कोई होना ही नहीं चाहिए भाई। उससे बड़ा मुद्दा कौन सा है देश में, आप मुझे बताइए। 140 करोड़ लोगों का शर्म से सर झुका हुआ है। इतना विभत्स तरीके का वीडियो आ रहा है वहाँ से, और वहाँ के जो अलग अलग अधिकारी हैं उनका बयान आया था मीडिया में कि ऐसे 100 से ज़्यादा वीडियो उपलब्ध हैं। इसी कारण सरकार ने इंटरनेट बंद किया हुआ है कि इस तरह के वीडियो और भी सामने ना आए। सोचिए क्या दृश्य होगा अगर इस तरह के और भी वीडियो आने लगते हैं वहाँ से। तो राज्यसभा नियम पुस्तिका में कहा गया है कि कोई भी सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव कर सकता है या प्रस्ताव ला सकता है कि उस दिन परिषद के समक्ष सूचीबद्ध एजेंडे को निलंबित किया जाए। अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विचाराधीन नियम को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। विपक्ष मणिपुर को लेकर इसी कारण से रूल 267 की चर्चा की मांग कर रहा है। विपक्ष क्या कह रहा है कि 267 के तहत चर्चा कीजिए। अब सरकार का पक्ष भी देख लेते हैं। नियम 176 क्या कहता है? ध्यान देने वाली बात है कि केंद्र सरकार ने सोमवार को कहा कि वह राज्यसभा मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है। सरकार ने बोला कि हम चर्चा करने को तैयार हैं। सदन के नेता पीयूष गोयल भी बोले थे कि सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं है। धनखड़ जो हैं अपने राज्यसभा का अध्यक्ष हैं और उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि विभिन्न सदस्यों की ओर से नियम 176 के तहत मणिपुर के मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की मांग की गई है। अब ये सरकार क्या कह रही है कि अल्पकाल के लिए थोड़ी देर के लिए हम लोग बातचीत कर लेते हैं। विपक्ष क्या कह रहा है कि सभी मुद्दों को निलंबित कर इसी मुद्दे पर बातचीत होनी चाहिए। अब आप जनता जनार्दन आप डिसाइड कीजिए किस रूल के तहत बात होनी चाहिए। मैं जज नहीं हूं, आप खुद डिसाइड कीजिए। सदस्य मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा में शामिल होने के इच्छुक हैं। इन चर्चाओं के 3 चरण होते हैं। एक सदन का प्रत्येक सदस्य अल्पकालिक चर्चा के लिए नोटिस देने का हकदार होता है। अगला क्या दिया हुआ है कि नोटिसों पर उन्होंने विचार किया है, लेकिन नियम के तहत उन्हें सदन के नेता से तारीख और समय की सलाह लेनी होगी, तब जाके इस पर अल्पकालिक चर्चा होगा। सवाल यह है कि नियम 176 है क्या? नियम 176 किसी विशेष मुद्दे पर अल्पकालिक चर्चा की अनुमति देता है कि थोड़े दिन के लिए, थोड़े देर के लिए, दिन नहीं थोड़े देर के लिए बात कर लीजिए, जो 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं हो सकती। 2.5 घंटे हम अपने एक राज्य के लिए निकाल रहे हैं। कितना? 2.5 घंटे हम अपने एक राज्य के लिए निकाल रहे हैं, जो राज्य पिछले 77 दिन से 78 दिन से जल रहा है बुरी तरीके से, और जहां की इस तरह की घटनाएं आ रही हैं। इसके अनुसार और क्या है कि किसी विषय में 2.5 घंटे ज़्यादा नहीं। इसके अनुसार आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों पर चर्चा शुरू करने के इच्छुक कोई भी सदस्य इस बारे में लिखित नोटिस दे सकता है। शर्त यह है कि नोटिस के साथ कारण बताए। नोटिस को कम से कम 2 अन्य सदस्यों का हस्ताक्षर होने चाहिए जो इसका समर्थन कहते हों। यही था नियम 176 और नियम 267। दोनों नियम मेरा काम था आपको बता देना। आप जनता जनार्दन डिसाइड कीजिए किस नियम के तहत चर्चा होना चाहिए। क्या इससे जुड़ा हुआ और इससे ज़्यादा बड़ा मुद्दा कोई है देश में? आप भी मुझे बताइएगा कि इससे बड़ा मुद्दा भी है कोई देश में कि नहीं। पक्ष विपक्ष से ऊपर उठकर कभी कभी सोचना पड़ता है। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला जो न्यूज़ है पीटी फैक्ट से जुड़ा हुआ है मुख्य रूप से कि G20 का जो अलग अलग बैठक हो रहा है, इसमें G20 के जो
कौन कौन से मंत्री, तो आपका श्रम और रोजगार मंत्री वगैरह जो हैं इनकी बैठक कहाँ पर हो रही है, तो ये हो रहा है आपका बैठक आपका इंदौर में। इंदौर में आयोजित बैठक में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव वगैरह शामिल हुए। बाकी 26 और देशों के नेता भी यहाँ पर शामिल हुए हैं। ओके, तो G20 के श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक किस शहर में हो रहा है, तो इंदौर शहर में हो रहा है। इस न्यूज़ को तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा अभी डिटेल में, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं पढ़ाने लायक। G20 की तो अलग अलग बैठक हो ही रहे हैं। मैं आपको एक और न्यूज़ पढ़ाता हूं जो कल द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में आया था और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। उसके बाद हम लोग एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, फिर आपको बिहार स्पेशल में बता दूंगा। और वो जो इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ आया था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप देखेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। क्या है टॉपिक का नाम? टॉपिक का नाम है स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी। क्या होता है ये भाई? स्टील के स्लैग से रोड बनाया जाता है। GS2 का पिछले साल का पेपर देखिए, GS1 का पेपर देखिए, इस तरह के नए नए तरीके के सवाल BPSC ने पूछे हुए हैं। केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के द्वारा इस्पात मंत्रालय प्रमुख इस्पात विनिर्माण कंपनियों के सहयोग से विकसित नवीन स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी वेस्ट टू वेल्थ मिशन। वेस्ट जो है जो आज का कचरा है, कचरे से हम क्या बना रहे हैं? संपदा बना रहे हैं, वेल्थ बना रहे हैं, वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं। की दिशा महत्वपूर्ण प्रगति कर रही है। यह तकनीक सड़क निर्माण में क्रांति के साथ स्टील स्लैग कचरे के पर्यावरण चुनौतियों का समाधान कर रही है। स्टील स्लैग रोड प्रौद्योगिकी आखिर में है क्या? स्टील स्लैग तकनीक अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ सड़कों के निर्माण के लिए स्टील स्लैग जानते होंगे, इसका स्टील इंडस्ट्री से निकलने वाले उनके चूर्ण वगैरह होते हैं या निक्षेप होते हैं, उसी को स्टील स्लैग कहा जाता है। स्टील उत्पादन के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट का उपयोग करने की एक नवीन विधि है। ओके, प्रौद्योगिकी में अशुद्धियों धातु सामग्री के हटाने के लिए स्टील स्लैग को संसाधित करना और फिर से सड़क आधार या उप आधार परतों के लिए समुच्चय के रूप में उपयोग करना, सड़क बनाने में उपयोग करना, शब्द बहुत खराब है, सड़क बनाने में उपयोग करना। ओके, प्राकृतिक स्टील प्रसंस्कृत स्टील स्लैग में उच्च शक्ति, कठोरता, घर्षण प्रतिरोध, स्किड प्रतिरोध, जल निकासी क्षमता होती है, जो इसे सड़क निर्माण के लिए उपयुक्त बनाती है। सड़क निर्माण के लिए बहुत ही बेहतरीन मटेरियल होता है स्टील स्लैग, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, जल निकासी वगैरह भी सही होता है इससे। यह इस्पात संयंत्रों द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट स्टील स्लैग के बड़े पैमाने पर उपयोग की सुविधा प्रदान करता है, जिससे भारत में उत्पादित लगभग 19 मिलियन टन स्टील स्लैग को प्रभावी ढंग से प्रबंधन होता है। देखिए, अभी तक स्टील स्लैग का हम लोग कुछ उपयोग करते नहीं थे, लेकिन अब हमने क्या बोला कि भाई इसको सड़क निर्माण में उपयोग करो। ये वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। तो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन का एक उदाहरण हो गया। लाभ क्या होगा? पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट उपयोग। देखिए, अब आप इसको लाभ और हानि में समझकर अपने एग्जामिनेशन में आप आंसर राइटिंग कर सकते हैं। सड़क निर्माण में अपशिष्ट स्टील स्लैग का उपयोग करके प्रौद्योगिकी औद्योगिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए एक पर्यावरण अनुकूल दृष्टिकोण प्रदान करती है। इससे लैंडफिल पर बोझ कम हो जाता है। स्टील स्लैग निपटान से जुड़े पर्यावरणीय प्रभाव भी कम हो जाते हैं। इससे लागत प्रभावी और टिकाऊ। देखिए, जो चीज़ वेस्ट था उसको हमने वेल्थ बना दिया, तो लागत में भी प्रभावी कमी आ जाएगी। स्टील स्लैग सड़कें लागत प्रभावी साबित हुई क्योंकि पारंपरिक फर्श विधियों की तुलना में उनका निर्माण लगभग 30% सस्ता है। ओके, इसके अतिरिक्त ये सड़क असाधारण स्थायित्व को प्रदर्शित करती हैं, मौसम परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके परिणाम स्वरूप रख रखाव लागत भी काफ़ी कम हो जाता है। प्राकृतिक संसाधनों पर कम निर्भरता है। पारंपरिक सड़क निर्माण काफ़ी हद तक प्राकृतिक गिट्टी पर निर्भर करता है, जिससे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो जाते हैं। स्टील स्लैग तकनीक प्राकृतिक सामग्रियों की आवश्यकता को समाप्त करती है। यह तकनीक मूल्यवान संसाधनों का संरक्षण और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने में सहायता भी करती है। यहाँ से सीधा सीधा सवाल आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है और आप वहाँ पर आसानी से जवाब भी दे सकते हैं, थोड़ा सा सोच समझ कर। ओके, स्टील स्लैग अपशिष्ट चुनौती को संबोधित करना। अब कौन कौन सी चुनौती है? तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश है। स्टील का जो ठोस अपशिष्ट के रूप में 19 मिलियन टन स्टील स्लैग उत्पन्न करता है। यह आंकड़ा 2030 तक आश्चर्यजनक रूप से 60 मिलियन तक बढ़ने का अनुमान है। प्रति टन स्टील उत्पादन के परिणाम स्वरूप लगभग में 200 किलोग्राम स्टील स्लैग अपशिष्ट उत्पन्न होता है। कुशल निपटान विधियों कमी के कारण इस्पात संयंत्रों के आसपास स्लैग के विशाल ढेर जमा हो गए हैं, जो जलवायु और भूमि प्रदूषण करते हैं। अब हम इनका उपयोग कहाँ पर करेंगे? सड़क निर्माण में करेंगे। तो एक साथ हमें कितने सारे बेनिफिट हो रहे हैं, खर्चा भी कम लग रहा है, पर्यावरण को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंच रहा है। प्रौद्योगिकी में सूरत का चमत्कार। गुजरात के सूरत में स्टील स्लैग रोड तकनीक का उपयोग करके बनाई गई पहली सड़क ने अपनी प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता के लिए मान्यता प्राप्त की है। आपको ये पता होना चाहिए, स्टील स्लैग का उपयोग करके हमने पहला सड़क कहाँ पर बनाया? तो गुजरात के सूरत में बनाया पहला सड़क। BRO का योगदान क्या है भाई? सीमा सड़क संगठन जो है BRO,
प्रौद्योगिकी की सफलता भारत चीन सीमा तक है, जहां बीआरओ ने CRRI और टाटा स्टील के साथ मिलकर अरुणाचल प्रदेश में स्टील स्लैग से रोड का निर्माण किया है। इस परियोजना ने चुनौतीपूर्ण इलाकों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचों के लिए प्रौद्योगिकी की उत्कृष्टता का भी प्रदर्शन किया है। अब ये सब कुछ हमने काम कर लिया है, इसमें स्टील स्लैग वाले आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये तकनीक को ध्यान में रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है। पहली बार सड़क बनाया गया सूरत में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं आप लोगों से, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक पर चलें एक और न्यूज़ में, जिसमें आपको भारत के मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताऊंगा। और इस आंकड़े से जुड़े हुए सवाल BPSC PT में भी पूछे गए हैं कि भाई भारत सरकार किस चीज़ का एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, किस चीज़ का इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, इंपोर्ट हमारा बढ़ा है कि घटा है। ये आंकड़े सीधा सीधा पूछ लिए जाते हैं आपके PT एग्जामिनेशन में, तो थोड़ा सा उसको भी देख लीजिएगा। इंडियन एक्सप्रेस में वो छपा है। भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वर्तमान वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए निर्यात लक्ष्यों की घोषणा के साथ टारगेट रेंज अप्रोच अपनाने का निर्णय लिया है। किसने? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने। ओके, वर्ष 2023-24 के दौरान वस्तु निर्यात में 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य हासिल करने के बावजूद भारत के आउटबाउंड शिपमेंट को 23-24 की पहली तिमाही में कुछ प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसी कारण से भारत सरकार ने अब कौन सा अप्रोच अपनाया? तो टारगेट रेंज अप्रोच को शुरू किया है। अब ये अप्रोच है क्या? इसमें कुछ टारगेट है जहां से आपके PT और मेंस में सवाल पूछे जाएंगे। देखिए क्या है टारगेट रेंज अप्रोच, क्या होता है भाई? तो 4 प्रमुख मानदंडों पर आधारित ये लक्ष्य रखे गए हैं। 4 मानदंड हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वर्ष 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का समग्र लक्ष्य रखा गया है व्यापार करने का। 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार करेंगे हम 2030 तक। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है। भारत की नई विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुसार भारत का लक्ष्य 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल निर्यात का लक्ष्य हासिल करना है। 2030 तक हम कितना सामान बेचेंगे? तो 2 ट्रिलियन डॉलर का हम सामान बेचेंगे। 2 ट्रिलियन डॉलर का हम करीब में सामान बेचने का लक्ष्य रख रहे हैं 2030 तक। ये सीधा सीधा आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कितना रखा है हमने लक्ष्य, इसलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। जिसमें सेवाओं वस्तुओं के निर्यात का योगदान 1 ट्रिलियन डॉलर का होगा। सेवा और वस्तु कितना हम उसमें बेचेंगे? तो 1 ट्रिलियन डॉलर का, बाकी 1 ट्रिलियन डॉलर का बाकी सब सारा सामान होगा। चालू वर्ष के लक्ष्य निर्धारित करते समय इससे दीर्घकालिक उद्देश्य पर विचार किया जाएगा। आयातक देशों का आयात सकल घरेलू उत्पाद अनुपात। लक्ष्य निर्धारण में उन देशों के सकल घरेलू उत्पाद अनुपात में आयात को ध्यान में रखा जाएगा जो भारतीय वस्तु के आयातक हैं। यह अनुपात विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजार भारतीय उत्पादों की संभावित मांग के संबंध में जानकारी प्रदान करेगा। दूसरा लक्ष्य था ये। तीसरा लक्ष्य क्या है भाई? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में निर्यात का अनुपात का भी ध्यान रखा जाएगा कि हमारे GDP में निर्यात का अनुपात कितना है। पिछले वर्ष की वृद्धि प्रवृत्ति भारत के व्यापार प्रदर्शन को समझने के लिए प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारण पर विचार करने के लिए निर्यात के पिछले विकास रुझानों का विश्लेषण भी किया जाएगा। इन 4 चीज़ों का आधार पर हमने क्या तय किया है? टारगेट रेंज अप्रोच को तय किया है। लक्ष्य सीमा क्या रखा है हमने? वित्त वर्ष 22-23 में निर्यात लगभग में 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर को ध्यान में रखिएगा। 450 बिलियन अमेरिकी डॉलर हमने 22-23 में हमने निर्यात किया है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है PT में। इस आंकड़े के आधार पर 10% की रूढ़िवादी विकास दर मानते हुए व्यापार विशेषज्ञ निम्नलिखित संभावित लक्ष्य सीमा का सुझाव देते हैं। रेंज का निचला स्तर 451 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा और रेंज का ऊपरी स्तर 495 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा 10% की वृद्धि को मानकर। निगरानी तंत्र क्या कहता है भाई? वाणिज्य विभाग हर महीने निर्यात प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए निश्चित संख्या का उपयोग जो मध्य मूल्य या औसत का हो सकता है। यह निगरानी तंत्र प्रगति के समय जानकारी प्रदान करेगा और यदि जरूरी हो तो आवश्यक समायोजन की भी करने में मदद करेगा। भारतीय निर्यात का वर्तमान परिदृश्य क्या है? एक बार देख लीजिए किन किन चीज़ों का हम लोग निर्यात प्रदर्शन। हाल के महीनों में माल निर्यात में मंदी की एक श्रृंखला देखी गई है। हमारे निर्यात में एक मंदी की श्रृंखला देखी गई है। पूरे दुनिया में चूंकि हो रहा है तो हमारे में भी हो रहा है। जून 2023 में 22% गिरावट के साथ 37 महीनों में सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई। निर्यात में 22% की गिरावट दर्ज की गई, जो बहुत ही बड़ी गिरावट होती है। जून 2023 में 32.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात अक्टूबर 2022 के बाद से सबसे कम देखा गया है। ओके, निर्यात सेवाओं में भी मंदी देखी गई है।
अमूर्त निर्यात से विदेशी मुद्रा आय 2023-24 की पहली तिमाही में केवल 5.2% बढ़कर 80 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई है, जबकि पिछले वर्ष 22-23 में लगभग 28% की वृद्धि हुई, जहां अब 325 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई है। हमारा निर्यात आयात का बात हो रहा है। निर्यात को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, किन किन कारणों से निर्यात प्रभावित हो रहे हैं, एक बार इनको ध्यान से देख लीजिए। कौन कौन से कारण हैं जो प्रभावित कर रहे हैं। तो वैश्विक तेल कीमतों में गिरावट देखी जाती है, तो कभी उछाल देखा जाता है। पहली तिमाही पेट्रोलियम निर्यात में 33.2% की भारी गिरावट देखी है, मुख्य रूप से वैश्विक तेल की कीमतों में कमी के कारण से हुआ था। इससे अतिरिक्त रूसी तेल शिपमेंट पर मूल्य संबंधी प्रतिबंधों ने भी मांग की कमी लाने में योगदान दिया था। बाह्य कारक क्या हो सकता है। WTO का 2023 में धीमी वैश्विक व्यापार वृद्धि का पूर्वानुमान भारत के निर्यात दृष्टिकोण को प्रभावित कर रहा है, जिससे अधिक सतत दृष्टिकोण की आवश्यकता हो रही है। सरकार का व्यापक लक्ष्य वगैरह भी है कि भाई 2030 तक $2 ट्रिलियन का हम निर्यात कर सके कम से कम। ओके, व्यापार घाटा हमारा कितना है, एक बार इसको भी ध्यान में रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे गए हैं। व्यापार घाटा जो निर्यात और आयात के बीच का अंतर है, वर्ष 2022-23 में 39% से अधिक बढ़कर रिकॉर्ड 266.78 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जबकि 21-22 में यह 191 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हमारा जो निर्यात घाटा है, यानी कि हम बेचते कम हैं खरीदते ज़्यादा हैं, ये 39% से बढ़ गया है, जो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज है। इससे देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बिगड़ जाता है, हमारे रुपए का डिवैल्यूएशन हो जाता है और डॉलर मजबूत होने लग जाता है इसके कारण से। ओके, वर्ष 2022-23 में व्यापारिक आयात में 16.51% की वृद्धि हुई है, जबकि व्यापारिक निर्यात में 6.03% की मात्र ग्रोथ देखी गई है। हालांकि कुल व्यापार घाटा 2022-23 में 122 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जबकि 2022 में यह 83.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जिसे सेवाओं व्यापार अधिशेष से समर्थन वगैरह भी मिला है। सेवा में हमारा व्यापार अधिशेष रहता है, हमारा हमेशा व्यापार अधिशेष रहने का क्या मतलब होता है, सेवा सेक्टर में हम बेचते ज़्यादा हैं खरीदते कम हैं पूरी दुनिया से। ओके, अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। ये देखिए असम की तस्वीर है। ये पूछा जा सकता है आप लोगों के पीटी एग्जाम में कि वाचुंगा उत्सव जो है ये कहाँ पर किस राज्य मनाया जाता है, तो ये असम राज्य में मनाया जाता है। असम के सिंगलांग कुंची गांव में वाचुंगा उत्सव के दौरान पारंपरिक पोशाक में अनुष्ठान करते तिवा आदिवासी किस राज्य से बिलोंग करते हैं, तो तिवा आदिवासी जो हैं ये असम राज्य से बिलोंग करते हैं। तिवा आदिवासी आज से पहले आपको नहीं पता होगा। वाचुंगा उत्सव के बारे में भी नहीं पता होगा। ये दोनों चीज़ आपको पता चल गया, न्यूज़पेपर ध्यान से देखेंगे तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। इस उत्सव के दौरान तिवा आदिवासी अपनी अच्छी फसल की कामना के साथ पारंपरिक नृत्य और गीत के साथ अनुष्ठान करते हैं। तो ये तिवा आदिवासी कहाँ पर पाए जाते, तिवा तो ये पाए जाते हैं असम में। इनका उत्सव कौन सा होता है, तो वाचुंगा उत्सव मनाते हैं तिवा आदिवासी लोग अपने। तो तिवा आदिवासियों के बारे में ध्यान में रखिएगा, वाचुंगा उत्सव के बारे में भी ध्यान रखिएगा, पीटी में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। अब हम लोग बिहार स्पेशल को देख लेते। बिहार स्पेशल में कौन सा न्यूज़ है आज। बिहार स्पेशल से पहले एक न्यूज़ और है आपके लिए चर्चा में, काला सागर अनाज पहल। दरअसल में हुआ क्या है, तो देखिए रूस जो है वो काला सागर अनाज पहल से अलग हो गया है। उसने पश्चिमी देशों को ब्लेम किया, पुतिन जी ने, और बोला कि हम इस पहल से अलग हो रहे हैं। तो काला सागर अनाज पहल दरअसल में है क्या, और किस प्रकार से पूरे दुनिया, यूनाइटेड नेशन ने बोला, आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि काला सागर अनाज पहल हाल ही में चर्चा में रहा है, इसके बारे में बताइए। सीधा सा यही पूछ लिया जाएगा शॉर्ट फॉर्मेट में। अब तो शॉर्ट फॉर्मेट के सवाल भी आते हैं आपके BPSC मेंस एग्जामिनेशन में। तो काला सागर अनाज पहल को लेकर UN इतना ज़्यादा चिंतित है कि वो हर रोज़ ही बयान जारी कर रहा है, रूस से अनुनय विनय कर रहा है कि भाई साहब इसको लागू कर दो, कम से कम बहुत सारे लोगों के प्राण चले जाएंगे इस अनाज पहल को समाप्त करने से। तो काला सागर अनाज पहल आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल पर चले जाएंगे। देखिए दरअसल में है क्या, यहाँ पर पढ़िए कि हाल ही में ये फिर से शामिल हुआ, तो वो सब बात तो पहले की हो गई, ये न्यूज़ पहले का है, लेकिन करंट अफेयर आपका आज का मैं पढ़ा रहा हूँ। ब्लैक सी गेन पहल दुनिया की ब्रेड बास्केट में रूसी गतिविधि के कारण आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान से उत्पन्न खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमत से निपटने का प्रयास करेगी। दरअसल में हुआ क्या कि रूस और यूक्रेन का जब युद्ध छिड़ा, तो रूस और यूक्रेन दुनिया में खाद्य पदार्थों के बहुत बड़े निर्यातक हैं। गेहूं का, उर्वरक का, उसके बाद सूरजमुखी के तेल का, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रूस में बहुत सारा उपजता है, यूक्रेन में बहुत सारा उपजता है। और जब युद्ध शुरू हुआ तो अनाज का जो आयात निर्यात था इन दोनों देशों से, वो पूरा बाधित हो गया। अब रूस से अनाज अगर बाहर आना बाधित हो जाएगा तो पूरे दुनिया के खाद्य पदार्थों पर संकट गहराएगा, क्योंकि कितना ज़्यादा उत्पादन करेगी दुनिया। भाई इतना बड़ा देश है रूस और यूक्रेन, इनके अगर उत्पादन पर प्रतिबंध लग जाएगा तो सोचिए कितना बड़ा संकट पैदा होगा। इसी को लेकर यहाँ पर बात की गई। यूनाइटेड नेशन ने क्या किया कि तुर्की के द्वारा मध्यस्थता किए गए समझौते जुलाई 2022 में इस्तांबुल में हस्ताक्षर किए गए इन दोनों देशों के द्वारा, रूस वगैरह के द्वारा, कि आप ऐसा करो, युद्ध लड़ना है लड़ो,
लेकिन अनाज का आयात निर्यात नहीं रुकना चाहिए इस देश से, जिससे पूरी दुनिया में खाद्य संकट कम से कम नहीं क्रिएट करना। बाकी आपको जितना लड़ाई करना है लड़ो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। इसी को कहा जाता है ना, देखिए क्या है कि प्रारंभ में 120 दिन का अवधि के लिए निर्धारित यह सौदा यूक्रेनी निर्यात विशेषकर खाद्यान्न के लिए एक सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारा प्रदान करता है। अब देखा होगा आपने, ये भूमध्य सागर है, यहाँ बीच में आपका तुर्की के इस्तांबुल शहर से एक छोटा सा स्ट्रेट गुजरता है, जलसंधि, और फिर यहाँ पर काला सागर है। काला सागर के ही उत्तर में यहाँ पर यूक्रेन है, और इधर पूरा का पूरा पूर्वी भाग में और पूर्वी उत्तर भाग में रूस नामक देश है। तो यूक्रेन का सारा अनाज यहीं से निकल कर कहाँ आता है? भूमध्य सागर। भूमध्य सागर से पूरी दुनिया में, अफ्रीका में, एशिया में, सभी जगह आती हैं। अब रूस ने क्या किया था? काला सागर को ब्लॉक कर दिया था युद्ध के दौरान, कि रूस तक कोई यूक्रेन तक कोई समझौता ना पहुंचे, कोई सहायता ना पहुंचे, इसके कारण से ब्लॉक कर दिया था लगभग में। तो इसी ब्लॉकेज को खोलने के लिए तुर्की ने मध्यस्थता की और उसको मनाया कि भाई साहब ऐसा करो कि रूस से कम, यूक्रेन से कम खाद्य पदार्थों को बाहर आने दो। इसी को काला सागर अन्न समझौता कहा जाता है। ओके, उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य बता ही दिया कि केंद्रीय विचार अनाज की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करके बाजार को शांत करना, जिससे खाद्य मूल्य मुद्रास्फीति को सीमित किया जा सके। आपके युद्ध के कारण कोई और भूखा नहीं मरना चाहिए। ओके, क्या सब था इसमें भाई? कि उचित निगरानी, निरीक्षण, सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करने के लिए सभी वाणिज्यिक जहाज को सीधे जेसीसी के साथ पंजीकृत होना होगा। जेसीसी क्या था? तो संयुक्त समन्वय केंद्र था, और आने वाले और बाहर जाने वाले जहाज निर्दिष्ट गलियारे निरीक्षण के बाद जेसीसी द्वारा दिए गए निर्णय कार्यक्रम के अनुसार परागमन कर सकते, मतलब आ जा सकेंगे। एक बार उनका निरीक्षण कर लेंगे कि अनाज की जगह कहीं से बारूद तो नहीं भरा हुआ है, उसके बाद आ जा सकेंगे। और ये ज्वाइंट था आपका जेसीसी, ये निगरानी समूह था जो दोनों मिलकर देख लेते थे कि भाई इस जहाज में क्या भरा हुआ है क्या नहीं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जहाज पर कोई अनाधिकृत कार्गो या कर्मी ना रहे। इसके बाद उन्हें निर्दिष्ट गलियारे के माध्यम से लैंडिंग के लिए यूक्रेनी बंदरगाह तक जाने की अनुमति दे दी गई। यूक्रेन की घेराबंदी किसने की थी? रूस ने की थी। काला सागर अनाज पहल महत्वपूर्ण क्यों था? अब ये थोड़ा सा देख लीजिए। यूक्रेन विश्व स्तर पर गेहूं, मक्का, रेपीसीड, सूरजमुखी के बीज, सूरजमुखी तेल के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। काला सागर में गहरे समुद्र के बंदरगाह तक इसकी पहुंच से इसे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के अनाज के आयातकों के साथ साथ रूस और यूरोप से सीधे संपर्क करने में सक्षम बनाती है। इस पहल को जीवन यापन के वैश्विक लागत संकट में भारी अंतर लाने का भी श्रेय दिया जाता है। वीडियो पसंद आ रहा तो शेयर भी कर दिया कीजिए थोड़ा सा। पहल शुरू होने के बाद से लगभग 9.8 मिलियन टन अनाज भेजा गया है, और अब रूस और यूक्रेन के विवाद के कारण से रूस ने क्या बोला है कि पश्चिमी देश जो हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि रूस इस पहल में जुड़ा हुआ रहे, और रूस ने ऐसा एलिगेशन लगाया कि पश्चिमी देश इसका उपयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। इसलिए रूस ने क्या किया? काला सागर अनाज पहल से खुद को अलग कर दिया है। ये आज का अपडेट था। इसके बाद हम लोग बिहार स्पेशल देख लेते हैं और फिर अपना वीडियो समाप्त हो जाएगा। ओके, आपको क्या करना है? आपको एक काम और करना है कि काला सागर और भूमध्य सागर जो है इसकी मैपिंग करके थोड़ा सा रख लीजिएगा। मैपिंग करके रख लीजिएगा कौन कौन से तट, कौन कौन से देश इसके तट पे हैं, कौन कौन से इसमें स्ट्रेट हैं, कौन कौन सी खाड़ियाँ हैं, कौन कौन से द्वीप समूह हैं, ये सब रख लीजिएगा। जिससे क्या होगा, सामने ही रख लीजिए, क्योंकि पूछा गया है इनके बॉर्डर वगैरह पूछ लिए जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यूक्रेन की सीमा पर कौन कौन से देश हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा खुद से भी कॉन्शियस होइए, और ये तो बताने की चीज़ नहीं, तो खुद से ही तैयार कर लेना चाहिए। ओके, करंट अफेयर इसी तरीके से पढ़ा जाता है। बिहार का विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलेमास मेला को शुरू हुआ गया। मलेमास क्या होता है? सूर्य के मास और चंद्रमास दो तरीके के मास होते हैं। जैसे अंग्रेजी में लीप ईयर हो जाता है, वैसे ही अपने हिंदी और अपने भारतीय कैलेंडर में क्या हो जाता है? मलेमास जुड़ जाता है कुछ वर्षों पर, जिससे साल में एक मास ज़्यादा जुड़ जाते हैं, और उस महीने को अशुभ माना जाता है सामान्य तौर पर। उसमें कोई क्रियाक्रम कुछ नहीं किया जाता है। इस बार सोचिए जो दुर्गा पूजा वो कितना देर से आएगा। दिवाली तो नवंबर में है, और आपका वो जो है क्या बोलते हैं छठ, वो भी नवंबर में है। तो काफ़ी ज़्यादा देर से होगा इस बार सारे पर्व त्यौहार। 18 जुलाई 2023 को बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में विश्व प्रसिद्ध राजगीर मलमास मेला शुरू हो गया। एक माह तक चलने वाले मेले के दौरान कई पवित्र स्नान होंगे। पारंपरिक ध्वजारोहण के साथ साधु और संतों की उपस्थिति मेले की शुरुआत की गई है। प्रमुख बिंदु क्या है? देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है। आपको लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, कोई टाइम पास नहीं करता हूँ मैं, ये आर्ट एंड कल्चर का आपका हिस्सा है। आर्ट एंड कल्चर से जुड़े हुए सवाल बीपीएससी, पीटी, मेन सब जगह पूछे जाते हैं। तो ये मलेमास मेला कोई मजाक नहीं है, आर्ट एंड कल्चर का आपका हिस्सा है। पूछ लिएगा कि किस तारीख को शुरू हुआ था, तो फिर आप वहाँ पर तारे देखेंगे। तो इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। हिंदू धर्म मान्यता है कि मलेमास यानी कि अधिक मास में 33 करोड़ देवी देवता राजगीर प्रवास करते। 33 करोड़ देवी देवता कहाँ पर प्रवास करते? सब लोग राजगीर में आ जाते हैं।
इस दौरान देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने राजगीर पहुंचते हैं और ब्रह्म कुंड में पवित्र स्नान करते हैं। ब्रह्म कुंड गर्म जल कुंड है भाई, कल ही मैंने बताया था, ब्रह्म कुंड सबसे गर्म जल कुंडों में से एक है राजगीर बिहार का। मलेमास मेला का आयोजन 3 साल में किया जाता है। कितने वर्षों पर, यही आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए निम्न से मलेमास मेला का आयोजन कितने वर्षों पर किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है। तो आपसे बता देंगे कि सिमरिया में किया जाता है और 1 साल पर किया जाता है। तो बस हो गया, गलत हो जाएगा। सिमरिया में भी आयोजन होता है, वो मलेमास नहीं होता है, वो माघ का मेला होता है। तो मलेमास मेला का आयोजन 3 साल में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि मलेमास के दौरान राजगीर के गर्म जल कुंड में स्नान करने सभी पाप खत्म हो जाते हैं। जो पापी लोग हैं या जिन्होंने पाप किया जरूर जाएं। मान्यता है कि लगने वाले मलेमास मेला के समय देश में कहीं भी पूजा पाठ और शादी समारोह में शुभ काम नहीं होता है। मान्यता यह भी कि मलेमास मेले के ध्वजारोहण के समय मंत्र का जाप करते समय पीले वस्त्र धारण किए जाते, इससे लाभ प्राप्त होता है। तो देख सकते हैं राजगीर में जो लोग रहते हैं बड़े भाग्यशाली हैं। जाइए, बिल्कुल जाइए, एक बार घूमना फिरना चाहिए। आस पड़ोस में है तो भी जा सकते हैं आप लोग, कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। चलिए, आज का अपना वीडियो लेक्चर यहीं तक था, 35 मिनट का, और यहीं पर समाप्त करते हैं। कहीं पर कुछ सजेशन देना होता है तो वीडियो संबंधित निसंदेह कमेंट किया कीजिए। कम्युनिकेशन होते रहना चाहिए। थैंक यू सो मच।